हेलो दोस्तों, इंक इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार मिश्रा आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये फिजिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, या उन स्टूडेंट जो आईआईटीज देना चाहते हैं, या फिर ऐसे टीचर जो पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं और बेसिक लेवल पे पढ़ा रहे हैं और हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होगा। 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले शुरू करेंगे और बहुत बेसिक से हम लोग एक एक चीज़ कहानी नुमा सुनते चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे आज। चार्ज क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन को देखा गया, कैसे प्रोटॉन को देखा गया। बात बहुत पहले की है, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी की भी खोज नहीं हुई थी, कोई इनके बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन हाँ, यूनानी लोग, एंशियंट इंडियन लोग ये जरूर जानते थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब उनको किसी एक चीज़ पे रब किया जाता है तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो किसी तीसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल, जो हम आज भी देखते हैं कि प्लास्टिक के कंघे को अगर हम लोग सिर पे रगड़ते हैं तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े या फिर डस्ट पार्टिकल इन सबको अट्रैक्ट कर लेता है। या फिर हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग लोहे काटने की आरी से अगर लोहे को हम लोग कट करते हैं तो छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल जो हैं वो लोहे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं उसके साथ चिपके हुए हैं। ये फिनोमिनन पहले के लोगों को पता था, लेकिन इसके ऊपर किसी ने विश्लेषण नहीं किया था, एनालिटिकल अप्रोच किसी की नहीं थी। ये सबसे पहले अप्रोच कूलाम्स ने दिया। उन्होंने क्या देखा कि जब शीशे की रॉड को यानी ग्लास की रॉड को जब आप सिल्क से रब करते हैं तो वो दूसरी ही इस प्रकार की ग्लास की रॉड को रिपेल करने लग जाता है। या फिर अगर एबोनाइट की रॉड को फर से रब करते हैं तो उसके अंदर भी सेम कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो ऐसी ही दूसरी एबोनाइट की रॉड को रिपेल करने लग जाता है। लेकिन साथ में ये भी देखा कि जब एक एबोनाइट की रॉड और दूसरी ग्लास की रॉड को जब आपस में ले आया जाता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलाम साहब को लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्लास ग्लास को रिपेल कर रहा है, एबोनाइट एबोनाइट को रिपेल कर रहा है, लेकिन ग्लास एबोनाइट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब उनके दिमाग में आया कि लगता है कि ग्लास और एबोनाइट इसमें कुछ तो डिफरेंस है। तो आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कैसे उन्होंने ये सोचा होगा। हमारे पास एक यहां पर देखें, ये हमारी ग्लास की रॉड है और इसको अगर आपने सपोज करिए सिल्क से रब किया है, सिल्क से रब किया है तो ये ऐसी ही दूसरी रॉड को रिपेल करता है। लेकिन एबोनाइट की अगर रॉड ले ली जाए, सपोज करिए हम लोग एबोनाइट के रॉड ले लेते हैं, तो ये ऐसी ही दूसरी एबोनाइट की रॉड को ये भी रिपेल करता है। लेकिन अगर ग्लास और एबोनाइट को देखा जाए तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इससे जो कूलाम साहब के दिमाग में बात आई वो ये आई कि हो सकता है कि चार्ज दो टाइप के होते हों। वहीं से चार्ज की शुरुआत हुई और तब से ये माना जाने लगा कि ग्लास को जब हम लोग सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। ध्यान रखिए, सिल्क ज़्यादा हार्ड है, ग्लास आपको हार्ड लगता है लेकिन ब्रिटल है। सिल्क बहुत मजबूत होता है। जब रब करते हैं ग्लास इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और खुद पॉजिटिव हो जाता है। ठीक उसी तरीके से दूसरा भी ग्लास की रॉड पॉजिटिव हुई होगी और सेम चार्ज या लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो ऐसा हुआ होगा, ये लॉजिक समझ में आ गया।
लेकिन एबोनाइट की रॉड को जब आप बिल्ली की खाल या फर या खरगोश की खाल किसी से भी रगड़ें तो उसके अंदर जो चार्ज आता है वो निगेटिव आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे एबोनाइट की रॉड को ये रिपेल ही करेगा। लेकिन अब ग्लास पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, एबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से चार्ज की खोज हुई। यही कूलाम साहब नहीं रुके, कूलाम साहब ने इसके बाद इस पर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए कि कितनी दूरी पर कितना अट्रैक्शन हो रहा है, या दूरी बढ़ाने पर अट्रैक्शन कितना हो जा रहा है, या फिर दूरी घटाने पर अट्रैक्शन कितने गुना बढ़ रहा है। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा किए। उसके बाद ही कूलॉम्स लॉ आया था। अब यहां पर हम लोगों को चार्ज के बारे में पता लगता है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। एक जो ग्लास पे आया था, जो कि इलेक्ट्रॉन के चले जाने से बना था। दूसरा जो एबोनाइट पे आया था। तो यहां से दो चार्ज की शुरुआत होती है। एक के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के लिए प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए और प्रोटॉन की अगर बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में चार्ज रखा जाता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज माना गया था। आज अगर इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज माना गया होता तो कुछ भी बदला नहीं होता, सिवाय इसके कि इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन में ही हम लोग करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं, लेकिन आज हम अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। ये माना गया था। तो जब मान लिया गया था तो वही परंपरा, वही ट्रेडिशन, वही सब कुछ अभी तक चला आ रहा है। प्रोटॉन पे भी चार्ज इसके बराबर ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जहां जहां रहेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। साथ ही प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब चार्ज के बारे में अगर देखा जाए, पहले इनके बारे में मैं बता दूं, इनके मास के बारे में बता दूं, और तीसरे चार्ज पार्टिकल के बारे में, तीसरे पार्टिकल के बारे में बता दूं। सबसे पहले जो खोज हुई थी वो इलेक्ट्रॉन की हुई थी। उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई थी। हाँ, ये जो ग्लास और एबोनाइट का एक्सपेरिमेंट हुआ था, इससे केवल ये चीज पता लगी थी कि चार्ज दो प्रकार के हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी। इनसे केवल ये पता लगा कि चार्ज दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट्स ऑल। बाद में इलेक्ट्रॉन खोजा गया, उसके बाद प्रोटॉन खोजा गया, और लास्ट में न्यूट्रॉन खोजा गया। न्यूट्रॉन लास्ट में खोजे जाने का रीजन ये था कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, ये बिल्कुल हिडन रहता था। बहुत दिनों में इसका पता लगा, क्योंकि जो बच्चे क्लास में साइलेंट रहते हैं या कुछ बोलते नहीं हैं, उनके बारे में उसके ऊपर टीचर की भी नज़र कम जाती है, और जो ज़्यादा चिल्लाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, उन पे टीचर की नज़र, सब बच्चों की नज़र भी ज़्यादा रहती है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर था, ऑर्बिटल के बाहर था, तो सबसे पहले उस पर नज़र गई। सेकंड नंबर पे प्रोटॉन पे गई, और थर्ड नंबर पे न्यूक्लियस में जो बैठा हुआ था न्यूट्रॉन, उसके ऊपर नजर गई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर प्रोटॉन की खोज, फिर न्यूट्रॉन की खोज। चार्ज के बारे में मैं आपको बता दूं, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि किसी चीज को आप चार्ज कैसे करेंगे। चार्ज करने के लिए क्या क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चार्ज करने के लिए सबसे पहला मेथड तो अभी आपने देखा, रबिंग करने वाला, कि आप कंघी को ले लीजिए, बालों पे रब करिए, चार्ज आ जाएगा। चार्ज करने का एक ये मेथड है। एक मेथड है इंडक्शन वाला मेथड, कि आप इंडक्शन से किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है कंडक्शन वाला, कि आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को कंडक्ट करके, जैसे वेन डी ग्राफ जनरेटर में हम लोग देखेंगे, आप कंडक्शन से भी किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज के बारे में जो खास बातें आप लोगों के लेवल तक चाहिए, वो ये है कि चार्ज क्वांटाइज होते हैं। क्वांटाइज का मतलब भी मैं आपको बता दूं। क्वांटाइज का मतलब, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं क्वांटाइज का, जैसे आप एक रोटी खा सकते हैं, आधा रोटी खा सकते हैं, चौथाई खा सकते हैं, लेकिन किसी को आप आधा थप्पड़ नहीं मार सकते। थप्पड़ की संख्या 1, 2 या 3 ही होगी। तो ये क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब या तो 1 या तो 2 या तो 3, ये क्वांटाइज होता है। और जब 1, 1.1, 1.2 एटसेट्रा इस टाइप की चीजें चलती हैं, जो वेरिएबल में चलती हैं, सारे डेटा कलेक्ट करती हैं, वो क्वांटाइज नहीं होते, वो एनालॉग होते हैं, नॉन क्वांटाइज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो क्वांटाइज होगा।
यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कहता है कि किसी पार्टिकल पर 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, तो ये गलत है, क्योंकि चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चार्ज को देने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन है। या तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, या उस पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन उस पर बैठा है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 बैठा है तो सीधे सीधे 3.2। तो इसका मतलब है चार्ज क्वांटाइज रहते हैं। चार्ज कभी भी रैंडम नंबर नहीं पकड़ते। रैंडम नंबर की आप सोच लें कि 1.73 इंटू 10⁻20 कूलम, नहीं। चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहते हैं। या तो किसी बॉडी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रहेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रहेगा, या 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज रहेगा, 5 प्रोटॉन के बराबर चार्ज रहेगा, लेकिन कभी भी 1.5 प्रोटॉन, 2.5 प्रोटॉन, 1.1 प्रोटॉन, इन सब के बराबर चार्ज नहीं रहेगा। इसका मतलब ये कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहते हैं। दूसरी बात, चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जो हम कूलम्ब्स के लॉ पे देखेंगे, तो चार्ज जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो 2 तरीके के फोर्स लगते हैं। ये भी आपको ध्यान देना होगा। 2 तरीके के फोर्स कौन कौन से हैं? एक फोर्स तो जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जैसे कि नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, यानी रुका हुआ रहेगा, स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, तब उसके ऊपर जो फोर्स आप महसूस करवाएंगे या देखेंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है, यानी चार्ज अगर मूविंग कर रहा है, दौड़ रहा है, तो ध्यान रखेंगे दौड़ते हुए चार्ज जो हैं उनके ऊपर 2 फोर्स लगती है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लगती है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी लगती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगती है। क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज क्या करेगा, वो आगे हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे। मूविंग चार्ज क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो मूविंग चार्ज जो है वो 2 टाइप के फोर्स लगाते हैं, और अगर स्टेशनरी चार्ज है तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चार्ज क्वांटाइज होते हैं। क्वांटाइज का मतलब मैंने आपको बताया कि क्वांटाइज का मतलब क्या है। एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है कि व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज पॉसिबल। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक बॉडी पे पॉसिबल है, यानी कितना चार्ज उसके ऊपर हो सकता है। नंबर 1 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नंबर 2 ऑप्शन 5.67 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। थर्ड ऑप्शन 2.56 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और फोर्थ ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। अब ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। पहला वाला तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका मतलब प्लस चार्ज दिया हुआ, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि 2 प्रोटॉन जरूर होंगे वहां पर, तो ये पॉसिबल है, ये आपका चार्ज पॉसिबल है। दूसरा 5.67 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। ध्यान रखिए -20 कूलम है, ये कम से कम चार्ज कितना पॉसिबल हो सकता है? कम से कम चार्ज पॉसिबल हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे कम नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज देने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का सहारा लेना पड़ेगा, और उनके ऊपर चार्ज कम से कम जो बैठता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। फिर ये तो उससे भी कम है, क्योंकि पावर आपकी -20 में चल रही है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। लेट अस सी द थर्ड ऑप्शन 2.56 इंटू 10⁻⁻18। अब आप इसको 6 से डिवाइड करिए, 1.6 से डिवाइड करिए, देखिए क्या फुल्ली डिवाइड हो जाता है क्या? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं क्या? तो मेरे ख्याल से मिल जाएंगे। और लास्ट वाला देखें, वो भी पॉसिबल नहीं है। और थर्ड ऑप्शन देखने के लिए आप देख सकते हैं 2.56 इंटू 10⁻⁻18
18 कूलम। हाँ, ये इतना चार्ज, क्या ये पॉसिबल है? तो आपको पता है कि मान लीजिए एक प्रोटॉन दिया है आपने, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मान लीजिए ऐसे ऐसे आपने n प्रोटॉन दे दिए हैं और तब इतना चार्ज पॉसिबल हुआ, तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मस्ट बी इक्वल टू 2.56 इंटू 10⁻⁻18। अब आप देखेंगे ये यहां से कैंसिल होगा, 10 आएगा, और 1.6 कितना आएगा? 1.6 ही आ जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है वो, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया? 16। यानी इसका मतलब 16 प्रोटॉन यानी 16 प्रोटॉन वहां बैठे हुए हैं जहां पर आपका इतना चार्ज है। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मेरे कहने का मतलब है चार्ज क्वांटाइज रहता है। आगे ये भी रहता है कि चार्ज फ्रैक्शन में भी देखा गया है, लेकिन आपके लेवल पर वो चीज नहीं है। आपके लेवल पर ये पढ़ना है कि चार्ज क्वांटाइज है, बस, दैट्स ऑल। इसके बाद आते हैं कूलम्ब्स। भाई फोर्स तो लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स उसके बारे में हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। कूलम्ब्स ने जो फोर्स दिया था, कूलम्ब्स ने ये देखा कि जब जो दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो फोर्स बढ़ता है। साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सिल्क बॉल लटकाई धागे से और एक पर चार्ज कुछ दिया, दूसरे पर चार्ज दिया, और देखा कि अगर हम दोनों के बीच की डिस्टेंस कम करते हैं तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, या दूर करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने देखा कि जब हम लोग डिस्टेंस दोनों के बीच की आधी कर देते हैं तो फोर्स 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। यानी डिस्टेंस आधी कर देने से फोर्स 4 गुना ज़्यादा हो गया, या डिस्टेंस दोनों के बीच की डबल कर देने से फोर्स 4 गुना कम हो गया। इससे उनके दिमाग में और कैलकुलेशन से आइडिया आया कि इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो कर रहा है। इनवर्स का मतलब 1 और स्क्वायर का मतलब r का स्क्वायर। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नंबर 1 ध्यान आपको रखना है, कूलम्ब्स लॉ तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं। एक तो ये चीज देख ली। दूसरा उन्होंने देखा कि जब चार्ज बॉडी है तो जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ही अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो दूसरा उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में देखा कि हम लोग जो चार्ज बढ़ाते हैं वो दोनों बॉडीज जिसके बीच में हम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं उस पर कितना कितना चार्ज है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में रहता है। तो हम लोग इसको फिगर से देखना चाहेंगे। कूलम्ब्स ने ये देखा कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है आपकी ए, दूसरी बॉडी है आपकी बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी आर है। उन्होंने देखा कि जब दोनों के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो आधा करने से 4 गुना फोर्स बढ़ रही है, 3 गुना कर देने से 9 गुना फोर्स बढ़ रही है, यानी स्क्वायर के गुना, और 3 गुना डिस्टेंस बढ़ा देने पे क्या हो रहा है? 9 गुना कम हो जा रहा है, 2 गुना डिस्टेंस बढ़ा देने पे 4 गुना कम हो जा रहा है। तो उन्होंने पहला रूल दिया कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा उन्होंने देखा कि अगर मान लीजिए पहले जो ए बॉडी है उस पर चार्ज की वैल्यू Q1 है और दूसरे बॉडी पर चार्ज की वैल्यू Q2 है, तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू है Q1 एंड Q2 के। फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों को कंबाइंड किया जाए तो ये आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ध्यान रखें, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन केवल MKS में चलता है। ध्यान रखें, ये केवल MKS में चलता है। इसकी वैल्यू अगर आपको CGS में पूछा जाएगा, जहां फोर्स आप डाइन में निकालेंगे, चार्ज आप ESU में रखेंगे, डिस्टेंस आप सेंटीमीटर में रखेंगे, वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू आपको रखनी ही नहीं है। तो आपको ये कूलम्ब्स लॉ मिला स्केलर फॉर्म में। अभी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर कोई फार्मूला लिखा गया है तो उसमें वेक्टर के निशान होने चाहिए, वेक्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन अभी आपने जो फार्मूला लिखा है वो स्केलर फॉर्म में लिखा है। तो हम लोग स्केलर फॉर्म में यहां तक पहुंचे
कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ है, ये कूलॉम्स लॉ है स्केलर फॉर्म में। अभी वेक्टर फॉर्म में हम इसको नहीं देख रहे हैं। ध्यान ये रखना है, सारे चीजें जितनी भी इसमें हैं, F, R, Q1 Q2, ये सब की सब MKS में रखी जाएंगी, मतलब MKS सिस्टम में रखी जाएंगी। फोर्स आपका न्यूटन में मिलेगा, चार्ज आप कूलॉम में रखेंगे, डिस्टेंस आप मीटर में रखेंगे। तो अगर इसके ऊपर आए हुए न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट हम लोग इस फार्मूले के आगे ये देखेंगे कि जो कूलॉम्स का लॉ है इसके वेक्टर फॉर्म कैसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमको पता है कि इसका वेक्टर फॉर्म कैसे होगा, और फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके वेक्टर फॉर्म को भी जानें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं।